हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। आई होप क्या सभी अच्छे होंगे। तो इससे पहले अभी हम लोगों ने एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो जो है वो देख ली है, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, इसमें सारे तैयार नहीं करने हैं। जो जो मैं आपको बता रहा हूँ और जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, बस उन्हीं को आपने प्रिपेयर करना है। और इनमें से भी कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन जो है आपको अच्छे से देखने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का मात्रक लिखिए। तो ये मात्रक आपने याद करना है, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, एक तो आपने ये तैयार करना है। दूसरा है, अल्फा कण पर कितना आवेश होता है, तो याद रखना है +2 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन आपका होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ये हो जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। नेक्स्ट चलेंगे, क्या कोई वैद्युत क्षेत्र रेखा एकाएक टूट सकती है, तो आप लिखेंगे नहीं टूट सकती, याद रखना है। फिर है, क्यू आवेश वाला जो प्रीवियस ईयर है वो तो करना ही करना है, ठीक है। उसके साथ साथ जो मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ उनको भी आप लोगों ने जरूर देख लेना है। क्यू आवेश वाला एक कण वैद्युत क्षेत्र ई में स्थित है, इस पर लगने वाला वैद्युत बल कितना होगा, F बराबर क्यू ई। फॉर्मूला आपने सीधा लिख देना है। नेक्स्ट है, एक वैद्युत क्षेत्र में रखे धनावेश पर बल किस दिशा में लगेगा और ऋणावेश पर किस दिशा में लगेगा। तो धनावेश पर जो है बल स्रोत की दिशा में, ऋणावेश पर क्षेत्र के विपरीत लगेगा। आवेशित ठोस गोलीय चालक के भीतर किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है, 0 होता है, याद रखना है। चलेंगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, आवेशित खोखले गोलाकार चालक की सतह पर विभव 1 वोल्ट है, उसके केंद्र पर विभव का मान कितना होगा, याद रखना है उस पर भी 1 वोल्ट ही होगा। 4 नंबर है, किसी वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विभव 0 है, क्या यह आवश्यक है कि उस बिंदु पर क्षेत्र भी 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना है नहीं, वैद्युत क्षेत्र की निरक्षीय स्थिति पर क्या होगा, विभव 0 होता है परंतु क्षेत्र 0 नहीं होता है। नेक्स्ट चलेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन उच्च विभव के क्षेत्र की ओर गमन करते हैं अथवा निम्न विभव के क्षेत्र की ओर। तो इसमें याद रखना है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन उच्च विभव के क्षेत्र की ओर गमन करते हैं। अगला है, धातु का परावैद्युतांक कितना होता है, याद रखना है अनंत होता है। नेक्स्ट है, आर त्रिज्या के धातु के खोखले गोले की धारिता का सूत्र, तो C = 4πε0r। उसके बाद नेक्स्ट जो है, एन संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता C है, समांतर क्रम में जुड़े हैं, संयोजन की तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। तो ये सीधा सीधा आप लोग NC लिख सकते हैं या फिर तुल्य धारिता C करके +n पद तक, तो NC आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है, किसी आवेशित संधारित्र की ऊर्जा के लिए सूत्र लिखिए। तो आ जाएगा ½ CV² या फिर ½ Q²/C। नेक्स्ट जो आप लोगों ने बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना है उस पर चलेंगे। VIP रह सकता है ये क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें किसी चालक में बहने वाली वैद्युत धारा तथा इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग में संबंध लिखिए। तो I = NeA/VD हो जाएगा। और बाकी जो उनके सामान्य प्रतीक हैं उनको आपने बताना है। नेक्स्ट चलेंगे, अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, धातुओं के इलेक्ट्रॉन के शांतिकाल पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो ताप बढ़ने पर शांतिकाल कम हो जाता है। फिर है, मिश्र धातु की प्रतिरोधकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, तो प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, वैद्युत परिपथ का किरचॉफ का प्रथम नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण से संबंध रखता है। तो यहाँ पे आ जाएगा, प्रथम नियम आवेश का संरक्षण पर आधारित है। अगला है द्वितीय नियम, तो द्वितीय नियम है ऊर्जा संरक्षण। किरचॉफ का वोल्टता नियम लिखिए। तो σIR = आ जाएगा σE। फिर है नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमको देखना है, किरचॉफ का धारा नियम बताइए तथा धारा के लिए चिन्ह परिपाटी भी बताइए। तो किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है। तो σI = हो जाएगा 0। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और आगे बढ़ने से पहले जो बच्चे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेना चाहते हैं, जिसमें वेरी शॉर्ट लॉन्ग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन हमने कवर किए हुए हैं, वो आप कैसे ले सकते हैं, तो मैं आपको एक बार जल्दी से बता देता हूँ। तो टोटल ये 4 PDF जो है हिंदी मीडियम, और जो 5 PDF है वो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हमने प्रिपेयर कर दी हैं। तो मात्र 80 रुपये में आप ये PDF ले सकते हैं। सिंपली आपने इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है, आपने अपनी क्लास, सब्जेक्ट और मीडियम बताना है। ये 3 चीज़ें बताते ही हम आपको एक QR कोड सेंड कर देंगे। उस पर जैसे आप पेमेंट करते हैं, PDF डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी। जो भी बच्चे लेना चाहते हैं, आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलते हैं वापस क्वेश्चन पर। फिर है, किस परिस्थिति में किसी गतिमान आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल 0 हो जाता है। तो जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर दिशा में गति करता है। इसी के साथ दूसरा है, एक आवेश Q एक चुंबकीय क्षेत्र B में स्थिर अवस्था में है, इस पर लगने वाले चुंबकीय बल की गणना कीजिए। तो यह आ जाएगा F = 0। सीधा सीधा इतना आपने लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, एक न्यूट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है, इस पर कितना चुंबकीय बल लगेगा। तो न्यूट्रॉन जो है एक उदासीन कण है, अर्थात Q = 0 होगा, तो इस पर कार्य करने वाला बल भी क्या होगा, 0 होगा। फिर एक आवेशित कण किसी समचुंबकीय क्षेत्र में तिरछे प्रवेश करता है, कण का पथ कैसा होगा, कुंडलिनीय पथ होगा। चलेंगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, बायो-सेवार्ट का जो नियम है उसका जो सूत्र है उसको लिखना है। यहाँ पे आ जाएगा डेल वेक्टर B = μ0/4π I dl वेक्टर इंटू वेक्टर R/r3। ठीक है,
वेक्टर रूप हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, सिलेक्टेड क्वेश्चन ही हमको यहाँ पर तैयार करने हैं। एम्पियर का परिपथीय नियम आप लोगों ने याद कर लेना है। फिर है 3 लोह चुंबकीय पदार्थों के नाम बताने हैं, तो लोहा, निकल और कोबाल्ट। 3 अनुचुंबकीय पदार्थों के नाम बताने हैं, एल्यूमिनियम, सोडियम और क्रोमियम। फिर है लोहे के अतिरिक्त अन्य 2 लोह चुंबकीय पदार्थों के नाम, लेकिन निकल तथा कोबाल्ट, यह भी हमने ऊपर भी देखा है। फिर है प्रतिचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर किस प्रकार निर्भर करती है, तो यह ताप पर निर्भर ही नहीं करती है। अगला है लोह चुंबकीय तथा अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति पर ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ताप बढ़ने पर दोनों की चुंबकीय प्रवृत्ति घटेगी। नेक्स्ट है एक पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति 605 है, यह पदार्थ यह कैसा पदार्थ है, तो यह लोह चुंबकीय पदार्थ है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे, किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B, और इसके जो क्षेत्र है चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष कुंडली के अभिविन्यास पर निर्भर करता है। फिर है किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल किन किन राशियों पर निर्भर करता है, तो ये आप लोगों ने यहाँ से देख लेना है। चलेंगे नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, त्रिज्या r तथा n फेरों वाली एक वृत्ताकार समतल कुंडली के स्वप्रेरकत्व का सूत्र लिखिए, इसको आपने देखना है। फिर यहाँ दे रखा है समीकरण v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल को प्रदर्शित करती है, इसके आयाम, आवृत्ति तथा आवर्तकाल के मान लिखिए। फॉर्मूला है, इसको आपने अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट है किसी परिपथ में यहाँ पे आ जाएगा, किसी परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा का शेष √2a है, धारा का वर्गमूल मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कहा है, दिया है प्रत्यावर्ती धारा का शेष मान Im, तो √2a, और यहाँ पे IRMS इक्वल टू हो जाएगा Im अपन √2, और इसकी वैल्यू आ जाएगी √2 अपन √2। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आपने सॉल्व कर लेना है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो प्रश्न रहेगा क्वेश्चन नंबर 16 आप देख रहे हैं, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा वाटिन कब होती है, तो जब धारा तथा विभवांतर के बीच ठीक 90 डिग्री का कालांतर अर्थात परिपथ में विशुद्ध धारिता अथवा विशुद्ध प्रेरकत्व अथवा दोनों हो, तब क्या हो जाएगा, वो धारा क्या होगी, परिपथ में प्रवाहित धारा वाटिन धारा होगी। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर की क्रोड पटलित क्यों बनाई जाती है, तो भंवर धाराओं को क्षीण करने के लिए। ट्रांसफार्मर में ऊर्जा ह्रास किस प्रकार कम किया जाता है, तो लोह पटलित क्रोड का उपयोग करके। नेक्स्ट हमने देखना है कौन सी वैद्युत चुंबकीय तरंगे ऊष्मीय तरंगे भी कहलाती हैं, अवरक्त तरंगे कहलाती हैं। फिर है एक 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाली वैद्युत चुंबकीय तरंग वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र में पड़ती है, तो दृश्य क्षेत्र में पड़ती हैं। उसके बाद फिर जो आपने देखना है, एक्स किरणों पर वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों का क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसमें याद रखना है आपने कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं अतः इन पर वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर है दिए गए वैद्युत चुंबकीय विकिरण को तरंग दैर्ध्य के घटते क्रम में लिखिए, तो ये टेबल आप लोगों ने याद कर ली होगी। तो सबसे पहले अवरक्त, फिर पराबैंगनी, और फिर एक्स, और फिर गामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के अनुप्रस्थ प्रकृति से क्या आशय है, तो ये क्या है, तरंगों के संचरण की दिशा के लंबवत वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। फिर है धुंध तथा कोहरे में देखने के लिए वैद्युत चुंबकीय विकिरण का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है, तो रक्त तथा रक्त विकिरण कोहरे तथा धुंध में वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। ये फॉर्मूला तो आपको क्लास 10th से ही याद होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश का अपवर्तन क्यों होता है, तो ऐसा प्रकाश की चाल परिवर्तित हो जाने के कारण होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक, ऐसा ही मात्रक बताना है तो डायोप्टर हो जाएगा। फिर है किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी इतनी है, फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में संबंध बताना है, तो r इक्वल टू हो जाएगा 2f। कांच के समतल प्लेट की फोकस दूरी एवं क्षमता बताइए, तो जो फोकस दूरी है वो अनंत और क्षमता क्या होती है, 0 हो जाएगी। फिर उसके बाद है नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा, निकट दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का उपयोग होता है, अवतल, यह याद रखना है। फिर यह है किसी दूरदर्शी की विभेदन क्षमता कैसे बढ़ाई जा सकती है, तो बड़े द्वारक का विदर्शक लेंस लेकर दूरदर्शी की विभेदन क्षमता बढ़ाई जा सकती है। सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा 1.22 लैम्डा और 2 साइन अल्फा, और यहाँ पे लैम्डा ए क्या है वो आपको, सॉरी लैम्डा और अल्फा क्या है वो बताना है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता किन किन राशियों पर निर्भर करती है, तो इसको आपने यहाँ से देख लेना है। अगला जो क्वेश्चन रहेगा, कांच, हीरा तथा जल के अपवर्तनांक 1.5, 2.0 तथा 1.33 हैं। उचित तर्क देकर बताइए कि इनमें से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी,
इसको आपने पढ़ लेना है वीडियो रोक करके। उसके बाद चलते हैं जल्दी से नेक्स्ट। ध्रुवण की घटना से प्रकाश तरंगों के किस गुण की पुष्टि होती है? तो अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि होती है। फिर है नेक्स्ट जो आप लोगों ने देखना है, एक ये याद रखना है, प्रकाश की आवृत्ति एन इजगल टू सी अपॉन लैम्डा फॉर्मूले से आपने वैल्यू निकाल लेनी है। ध्रुवण की घटना से प्रकाश, ये अभी हमने रिपीट कर लिया है, देख लिया ऊपर। अगला है आवृत्ति के पद में किसी फोटोन की ऊर्जा ई के लिए व्यंजक लिखिए। तो हो जाएगा ई इज इक्वल टू एच वी, जहाँ एच क्या है प्लांक नियतांक, वी क्या है आवृत्ति हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, फोटोन का गतिज द्रव्यमान तथा विराम द्रव्यमान कितना होता है? तो एम इज इक्वल टू एच वी अपॉन सी स्क्वायर, और ये आ जाएगा एच अपॉन सी लैम्डा। ठीक है, यहाँ पर लैम्डा क्या है, सी क्या है, वी क्या है, वो आपने बता देना है। फिर है देहली तरंगदैर्घ्य तथा कार्यफलन में क्या संबंध है? तो ये आ जाएगा फाई नॉट इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा नॉट। लैम्डा नॉट क्या है यहाँ पर? देहली आवृत्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए। ई के इक्वल टू हो जाएगा हाफ एम बी स्क्वायर मैक्स इक्वल टू एच ब्रैकेट में वी माइनस वी नॉट। और ये वाला आपने ग्राफ देख लेना है, प्रकाश विद्युत धारा पर प्रकाश की तीव्रता के प्रभाव को ग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। फिर है फोटोन की ऊर्जा तथा संवेग में संबंध बताना है। ई इक्वल टू आ जाएगा पी से सी क्या है यहाँ पर? निर्वात में प्रकाश की चाल। प्रकाश विद्युत प्रभाव से प्रकाश की किस प्रकृति का ज्ञान होता है? तो प्रकाश की कण प्रकृति का ज्ञान होता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग के लिए बोर का क्वांटम प्रतिबंध लिखिए। तो यहाँ पे आ जाएगा जे इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई। और उसके बाद जो सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोग के यहाँ से पूछे जाते हैं, नियतांक नहीं पूछेगा, ये वैल्यू आपको वहाँ मिल जाएगी एग्जाम में। और एक ये देख लीजिए, किसी तत्व की परमाणु संख्या Z तथा द्रव्यमान संख्या A है, तो इसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए A माइनस जेड आपने फॉर्मूला लगाना है। पॉजिट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन में क्या समानता तथा क्या अंतर है? तो समानता हो जाएगी दोनों के द्रव्यमान तथा आवेशों के परिमाण बराबर होते हैं। अंतर हो जाएगा दोनों के आवेश विपरीत चिन्हों के होते हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा कहाँ से उत्सर्जित होती है? तो द्रव्यमान की क्षति से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण लिखना है, तो हो जाएगा डेल ई इक्वल टू डेल एम सी स्क्वायर। ठीक है, लास्ट दो तीन क्वेश्चन और देखने हैं। ताप यानी न्यूट्रॉनों का प्रसंग कहाँ आता है? तो यूरेनियम के विखंडन में। फिर नेक्स्ट जो आप लोगों ने देख लेना है, अर्धचालक से क्या तात्पर्य है? दो अर्धचालकों के नाम लिखिए। तो सिलिकॉन तथा जर्मेनियम याद रखना है यहाँ पे। फिर है मादन से क्या तात्पर्य है? तो किसी नए अर्धचालक में 3 अथवा 5 इलेक्ट्रॉन अशुद्धि को मिलाकर उसकी चालकता में वृद्धि करने की क्रिया मादन या फिर डोपिंग कहलाती है। पी टाइप अथवा एन टाइप अर्धचालकों में अल्पसंख्यक आवेश वाहकों की उत्पत्ति कैसे होती है? तो उत्पत्ति सहसंयोजक बंधों के टूटने से होती है। पी टाइप एन टाइप में जो है अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के नाम लिखने हैं। तो पी अर्धचालक में अल्पसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन, दूसरे एन में हो जाएंगे कोटर। पीएन संधि डायोड के अक्षय परत पर अग्र तथा उत्क्रम अभिनत का क्या प्रभाव पड़ता है? तो अक्षय परत की चौड़ाई घटती है और उत्क्रम अभिनत में बढ़ती है। ठीक है, आई होप कि ये सारे जो क्वेश्चन अभी आपने देखे हैं इन सभी को आप अच्छे से समझ गए होंगे। ये लास्ट के 2 क्वेश्चन और हैं जिनको आपने जल्दी से देख लेना है। तो ये हो गया आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। इसके बाद जो आएगी वीडियो आपकी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की आएगी, उसके बाद एमसीक्यूज। तो इन वीडियोस को आपने अच्छे से देखना है। बाकी जिन बच्चों ने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन भी प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।